नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट लोकेंद्र कुमार और स्वागत करता हूं आपका बेसिक साइंस सीरीज यूट्यूब चैनल में। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो आप देख ही रहे हैं, स्लाइड मैंने बना ली है और ये हम डिस्कस करने वाले हैं जो कि है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे और उनके क्या क्या फंक्शन रहेंगे वो डिटेल में हम जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, मेरा ये हमेशा से मानना होता है कि जब भी हम स्ट्रक्चर इस तरह से देखते हैं तो एक ओवरवेलमिंग रिस्पांस हमारे माइंड को मिलता है। इस वजह से जो स्ट्रक्चर है वो मैं आपके सामने कंस्ट्रक्ट करता हूँ और एक एक करके हम इनके फंक्शन भी डिस्कस करते हैं। इस तरह से मैं काफ़ी वीडियोस जो हैं वो बना चुका हूँ और इससे पहले इससे पहले का जो वीडियो है वो किडनी के ऊपर है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो आपको देखना चाहिए, क्योंकि नेफ्रॉन जो है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी है। तो उसमें मैंने किडनी के जो कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश की है। कुछ एक बातें मैं यहाँ आपके साथ शेयर करूँगा, कुछ एक टर्म्स मैं कहूँगा जैसे कॉर्टेक्स, मेडुला। तो उम्मीद करूँगा कि आपको ये बातें ऑलरेडी क्लियर हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको देखें और ओवरऑल जो किडनी का स्ट्रक्चर रहता है, उसकी क्या पोजीशनिंग रहती है, वो सब मैं उस वीडियो में आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। और इस वीडियो में मैं नेफ्रॉन के ऊपर फोकस करने वाला हूँ। तो आप देख रहे हैं मैंने ये स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया है और इसके जो कंपोनेंट हैं वो ऑलरेडी मैं एक स्लाइड में बना चुका हूँ सेपरेटली, और उनको लेके हम फिर से इसको रीडिज़ाइन करके और इसके इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के फंक्शन को डिस्कस करेंगे। जो फाइनल हमारी स्लाइड है उसके ऊपर जाने से पहले ये वाली स्लाइड आपको दिखाना चाहता हूँ मैं। तो कुछ एक चेंजेस मैंने किए हैं एज फार एज द फॉन्ट और फॉन्ट साइज ऑफ द टेक्स्ट। आप देख रहे हैं कि जो साइज़ है जो वर्ड्स में लिखता हूँ, ये एक मुझे बताया गया था, एक सजेशन आया था कि ये जो शब्द हैं, ये जो वर्ड्स हैं, ये छोटे हैं, मोबाइल फ़ोन में इनको देखना मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैंने फ़ॉन्ट भी दूसरा यूज़ किया है और साइज़ भी बढ़ा दिया ताकि आपको जो है दिक्कत ना हो। इस वाले में आप देख रहे हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है इसको मैं अपने पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। आप देख रहे हैं हमने कॉर्टेक्स, मेडुला, केलेक्स और जो ब्लड वेसल रन होती है, जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ये सारी बातें मैं शेयर कर चुका हूँ। तो चलिए अगली स्लाइड में चलते हैं जहाँ पे हम इसको रीडिज़ाइन करेंगे और इसके स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट को, जो कि है नेफ्रॉन, उसको डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं किडनी के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं कि किडनी का रोल क्या रहता है। किडनी का रोल रहता है कि जो हमारी बॉडी में फ्लूइड है उसका वॉल्यूम जो है, हमारी बॉडी फ्लूइड का वॉल्यूम, उसको रेगुलेट करना, मेंटेन करना है, उसको इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करना है, एसिड बैलेंस को मेंटेन करना है, टॉक्सिन को रिमूव करना है, फिल्ट्रेशन एक प्रोसेस है जो होती है। तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं जब आयंस और मॉलिक्यूल लेवल पे बात होती है। तो नेफ्रॉन का जो इम्पॉर्टेंट रोल रहता है इसमें, और इसके जो अलग अलग पार्ट्स हैं उनका भी इम्पॉर्टेंट रोल रहता है, जो कि हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो इस स्लाइड में आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जो लेबलिंग है हमारे पास ऑलरेडी हो रखी है और स्ट्रक्चर भी है। तो मैं शुरू करूँगा इस वाले स्ट्रक्चर से और इसको हम लेबल करेंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर, इसको बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बनाऊंगा मैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पेस लेगा इसका जो अगला स्ट्रक्चर है। तो ये मैंने स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया है। आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे कि इधर से ब्लड वेसल आ रही है, एक मेश सा बना हुआ है, और उधर से ब्लड वेसल जा रही है, और इसके बाहर एक कैप्सुलर स्ट्रक्चर है। ये जो है ना, इसको आप इस तरह से मान सकते हैं कि ये इस सेक्शन को कट किया गया है। यूजुअली ये इस तरह से होगा नहीं। अगर आप इसका जो है सेक्शन कट करेंगे तो इंटरनल स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। यूजुअली ये जो है कैप्सुलर स्ट्रक्चर कवर्ड रहता है। ओके, और इसके बाद आपका जो है सेकेंड जो इसका पार्ट आता है, जिसमें सारे इम्पॉर्टेंट जो सब पार्ट्स हैं नेफ्रॉन के वो आप देख सकते हैं। तो इसको भी मैं यहाँ पे ले आता हूँ ताकि जो है एक एक करके हम इनको डिस्कस कर सकें। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑलरेडी मैंने जो है
लेबलिंग कर रखी है, एरोज बना रखी हैं ताकि जो है ये सारा समझना इजी हो जाए। तो इसको थोड़ा सा बड़ा भी कर लेते हैं और बीच बीच में मैं आपको इंडिकेट करता रहूँगा अपने माउस के साथ कि कहाँ पे मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ और कौन सी जो है कौन सा स्पेसिफिक एरिया जो है वो इम्पॉर्टेंट है, राइट। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो इसमें आ रहा है वर्ड जो है कि नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो है ये पूरा जो स्ट्रक्चरल यूनिट मैंने बनाया हुआ है वो यही है, जिसको जो किडनी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट भी इसको कहते हैं। और नेफ्रॉन को अगर कहें तो नेफ्रॉन इज बेसिकली अ कॉइल्ड ट्यूब। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं और ये कॉइल हो रखी है, इसको इसलिए कॉइल ट्यूब भी कहा जाता है। एंड इट इज कवर्ड बाय टफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। और इसका जो काम रहता है वो रहता है कि जो इम्प्योरिटीज़ हैं, ब्लड में इम्प्योरिटीज़ हैं, उनको फिल्टर आउट करना है, इलेक्ट्रोलाइट्स की कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करना है, पीएच को रेगुलेट करना है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन रहते हैं। साथ ही साथ जब हम इनको डिस्कस करेंगे तो एक एक कंपोनेंट के फंक्शन भी हम साथ ही साथ डिस्कस कर लेंगे, तो ओवरऑल जो है पूरे नेफ्रॉन के फंक्शन को हम समझ पाएंगे। इसका जो साइज रहता है 30 to 35 मिलीमीटर का साइज रहता है और इसमें बहुत सारे सब कंपोनेंट्स रहते हैं। तो नेफ्रॉन जो है ये पूरा जो यहाँ पे स्ट्रक्चर में दिखा रहा हूँ उसको हम कह सकते हैं नेफ्रॉन है। अब अगर बात करें सबसे पहले स्ट्रक्चर की जो कि है ग्लोमेरुलस। तो ग्लोमेरुलस क्या है? बेसिकली ये नेटवर्क है ऑफ फिल्टरिंग कैपिलरीज का। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये एक मेस्सा बनाने की मैंने कोशिश की है, यही आपका जो है ग्लोमेरुलस है। इसको मैं एरो से दिखा देता हूँ तो इजी हो जाएगा आपको। तो ये सबसे पहला जो हमारा स्ट्रक्चर है जो हम डिस्कस कर रहे हैं, और ये एक एनक्लोज्ड स्ट्रक्चर है। और एनक्लोज किसके द्वारा है? इसके बाहर जो है बॉमन्स कैप्सूल, ये कैप्सुलर स्ट्रक्चर है। तो यहां पे आपके पास एफरेंट और इफरेंट आर्टेरियोल्स रहते हैं। टू टाइप्स ऑफ कैपिलरीज रहती हैं आपके पास, एफरेंट और इफरेंट आर्टेरियोल्स हैं। और जिनका काम है, एफरेंट का काम है ब्लड लाना और इफरेंट का काम है इसको कलेक्ट करना। और ये जो है ना ये आगे कंटिन्यू रहती है और पूरे एरिया को कवर करती है। वो मैंने बनाने की कोशिश नहीं की यहाँ पे क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, लेकिन आप सर्च करेंगे इसके स्ट्रक्चर को तो आप देखेंगे कि ब्लड वेसल्स जो हैं रन हो रही हैं अलोंग टू द साइड ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स। अब अगली बात करें तो ग्लोमेरुलस का क्या काम होता है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की प्रोसेस जो होती है वो यहाँ पे हो रही होती है। और कैसे ये होती है? जो ब्लड प्रेशर जो हो रहा है यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे एक जो है मेश बना हुआ है और यहाँ पे ब्लड प्रेशर की वजह से जो वाटर और सॉल्यूट्स हैं वो यहाँ पे फिल्टर आउट हो रहे हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हो जाता है नेफ्रॉन का। आप इसको हेड कह सकते हैं, यहाँ से शुरुआत हो रही है पूरे प्रोसेस की, राइट। तो ये हो गया आपका ग्लोमेरुलस। अब बात करेंगे सेकंड स्ट्रक्चर की जो कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, बॉमन्स कैप्सूल। कैप्सूल की वजह से जो है इसको समझना याद रखना बहुत ही आसान हो जाता है क्योंकि इसका स्ट्रक्चर जो है एक्चुअल में कैप्सूलर स्ट्रक्चर रहता है और इसको एनक्लोज भी कर रहा है, राइट। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे बॉमन्स कैप्सूल है और ये क्या है? ये है बेसिकली डबल वॉल्ड कप स्ट्रक्चर का है। कप आप सभी जानते हैं कप क्या होता है, उसी स्ट्रक्चर का आपको ये जो बॉमन्स कैप्सूल दिखेगा। अगर आप किडनी की हिस्टोलॉजी भी देखेंगे तब भी आपको इस तरह से ही स्ट्रक्चर दिखेगा। और इसका जो काम होता है वो ग्लोमेरुलस को सराउंड करना है। और इसका जो इनर लेयर होती है, ये जो बॉमन्स कैप्सूल की इनर जो लेयर होती है वो स्पेशलाइज्ड सेल से बनी होती है जिनको पोडोसाइट्स कहा जाता है। तो अगर आपको ये पूछा जाता है कि पोडोसाइट कहाँ पे हैं तो हम कहेंगे कि ये बॉमन्स कैप्सूल की जो इंटरनल लेयर है उसको कहेंगे, और आउटर लेयर एपिथेलियल सेल से बनी होती है। और इसका जो मेन काम है वो इसको कवर करना है ग्लोमेरुलस का, और ये कनेक्टेड रहता है अनदर स्ट्रक्चर विच इज पीसीटी हियर, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। तो इसको मैं थोड़ा सा कंजेस्टेड करूंगा और यहाँ लाने की कोशिश करूंगा क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास अब साइज बड़ा हो गया तो स्पेस कम है यहाँ पे। तो प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल जो है नेक्स्ट स्ट्रक्चर आ जाता है आफ्टर बॉमन्स कैप्सूल, राइट। तो इसको भी हम यहाँ पे एरो से दिखा देते हैं।
तो ये आपका आ गया पीसीटी हियर। अब पीसीटी का सबसे पहले फंक्शन डिस्कस करने से पहले इसके स्ट्रक्चर के बारे में जान लेते हैं। तो पीसीटी आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या है कि ये एक वाइड ट्यूब है बेसिकली, जो कि कनेक्टेड है टू द बाउमन्स कैप्सूल। और इसमें जो होते हैं ना, यहाँ पे बहुत एक स्पेशलाइज्ड एपिथेलियल सेल्स होते हैं जिनको कॉलुमुलर एपिथेलियल सेल्स कहते हैं, जो कि होते हैं ब्रश बॉर्डर्ड और माइक्रोविलाई होते हैं उसमें। तो अगर यहाँ पे मैं कोशिश करूँ, मैं ट्राई कर सकता हूँ कि अगर उस टाइप के सेल्स का स्ट्रक्चर बनाने की अगर हम कोशिश करें, तो मान लीजिए ये सेल है, तो इस तरह से माइक्रोविलाई होंगे सेल्स के ऊपर, और आप देख रहे हैं यहाँ पे, और ये सेल इस तरह से, इसको मैं पूरा कर लूँ तो आपको ईजी हो जाएगा इसका समझना। तो ये देखिए इस तरह से ये सेल होगा, और ये ब्रश बॉर्डर एरिया हो गया आपका, और ये माइक्रोविलाई आप देख रहे हैं। ये क्यों है? क्योंकि सरफेस एरिया को इंक्रीज करना है इस पर्टिकुलर एरिया में। इसका बहुत सारा काम ही है एब्जॉर्प्शन में, इसलिए एब्जॉर्प्शन जब भी होती है तो वहाँ पे आपको सरफेस एरिया ज़्यादा चाहिए। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे सेल आपको दिख रही होगी कॉलुमिनर एपिथेलियल, और उसमें एक स्पेशलाइज्ड सेल जो मैं आपको बता चुका हूँ, आपके पास कॉलुमिनर एपिथेलियल है और ब्रश बॉर्डर जो है इसका एरिया रहता है। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया कि पीसीटी में आपके पास किस तरह की सेल्स रहती हैं। अब फंक्शन की बात करें तो पीसीटी का काम होता है इलेक्ट्रोलाइट और एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करना ऑफ द बॉडी फ्लूइड। अ मेजर पोर्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं और वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, वो यहाँ पे रीअब्सॉर्ब्ड होते हैं, जिसको ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन भी कहा जाता है। तो ये आपने याद रखना है इसका क्या फंक्शन रहता है। तो इसको मैं थोड़ा सा कंजेस्ट करके यहाँ पे कर लेता हूँ। अब आते हैं अगले स्ट्रक्चर के ऊपर, लूप ऑफ हेनले। देखिए बहुत सारा जो यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, उनके जो नाम हैं उनके स्ट्रक्चर को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, तो बहुत ही ईजी हो जाता है उसको याद करना, राइट। ट्यूब्यूल आपको देख रहे हैं तो आप यहाँ से समझ ही सकते हैं कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। यहाँ पे आप लूप ऑफ हेनले, लूप यानी लूप स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये वाला स्ट्रक्चर है। तो लूप ऑफ हेनले जो है वो यहाँ से शुरू होता है और यहाँ पे ख़त्म हो रहा है आपका। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे असेंडिंग और डिसेंडिंग दो तरह के इसके पार्ट हैं, इसलिए आप देख रहे हैं डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। तो अगर आप लूप ऑफ हेनले को कहें तो ऑलरेडी मैं आपको दिखा चुका हूँ, जो स्पेसिफिक लूप रीजन है वो आपका लूप ऑफ हेनले हो गया। तो अगर मैं इसको यहाँ पे रखूँ और एरो से दिखाने की कोशिश करूँ तो ये कुछ इस तरह से दिखाऊंगा मैं। अब आते हैं डिसेंडिंग। तो देखिए डायरेक्शन की बहुत ही सिंपल वे में यहाँ पे बात हो रही है कि जो डिसेंड कर रहा है तो ये आपका डिसेंडिंग लिम्ब हो गया ऑफ द लूप ऑफ हेनले, और जो असेंड हो रहा है वो असेंडिंग लिम्ब हो गया। तो उसको दूसरी तरफ से दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं। अब यहाँ पे मेरे पास कलेक्टिंग ट्यूब्यूल है, तो जो है एरो से दिखाने की कोशिश कर लेता हूँ। तो देखिए ये काफ़ी क्लियरली आपको दिख रहा होगा कि ये जो लूप आ रहा है नीचे की तरफ आपका डिसेंडिंग हो गया, जो ऊपर की तरफ जा रहा है वो आपका असेंडिंग लूप ऑफ हेनले हो गया। अब लूप ऑफ हेनले के फंक्शन की बात करें तो आपको ये जानना यहाँ पे ज़रूरी है कि जो लूप ऑफ हेनले का जो स्टार्ट होता है ना, वो कॉर्टेक्स से स्टार्ट होता है और मेडुला में जाता है, फिर वापस कॉर्टेक्स में आ जाता है, और ये यू शेप स्ट्रक्चर है। ओके, और ये पीसीटी के बाद का जो स्ट्रक्चर है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये एंड कहाँ पे होता है? एंड होता है ये डीसीटी में, ओके, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो ये देखिए पीसीटी यहाँ पे है, डीसीटी यहाँ पे है, फिर आपका लूप ऑफ हेनले जो है एक्सटेंड हो रहा है टूवर्ड्स द मेडुलर रीजन, ओके। उसके बाद ये एंड कहाँ पे हो रहा है? ये अगेन कॉर्टेक्स रीजन में एंड हो रहा है आपका। अब अगर फंक्शन की बात करें डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले और असेंडिंग की, तो जो डिसेंडिंग लूप है ये परमिएबल टू वाटर रहता है। तो ये आपको यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है याद रखने की ज़रूरत है कि ये रीजन है जो डिसेंडिंग कह रहा हूँ मैं, ये परमिएबल टू वाटर है, यानी वाटर मूव हो सकता है, बट इट इज़ कंप्लीटली इनपरमिएबल
टू सॉल्ट। जो सॉल्ट है उसके अगेंस्ट ये कंप्लीटली इम्परमिएबल रहता है। तो देखिए किस तरह से ये सेम ही स्ट्रक्चर है, लेकिन किस तरह से इनके फंक्शन जो है डिफरेंट हो जाते हैं। इसीलिए जो बायोलॉजी होती है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है। अब अगर बात करें सेंडिंग में क्या है आपका, सेंडिंग में जो है जो बिल्कुल पैरेलल रन हो रहा है डिसेंडिंग के, ये आपका सेंडिंग लूप हो गया। और इसका फंक्शन रहता है टू पंप आउट द सोडियम टू इंक्रीज द इंटरस्टिशियल फ्लूइड कंसंट्रेशन। तो इसका ऑपोजिट हो जाता है। देखिए यहां पे मैं ये कह रहा हूं कि वाटर परमिबिलिटी है, यहां पे वाटर परमिबिलिटी नहीं है। तो बात करेंगे हमारे नेक्स्ट स्ट्रक्चर की, जो कि है DCT। तो इसको मैं यहाँ पे ले जाता हूँ और इसको भी एरो से दिखा देता हूँ ताकि आपको जो है इसको याद रखना इजी हो जाए। तो ये आपका रीजन आ गया DCT, यहाँ से शुरू होता है और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में जाके खत्म हो रहा है। तो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल को भी साथ ही साथ हम जो है लेबल कर देते हैं। तो ये देखिए ये आपका कलेक्टिंग ट्यूब्यूल भी हो गया। और यहाँ पे मेरे पास किडनी का स्ट्रक्चर है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर तो कंप्लीट हो गया, लेकिन हमारे पास रहता है फंक्शन डिस्कस करने के लिए किसका, DCT का और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल का। तो इसको मैं सेंटर कर देता हूँ सबको। अब DCT की अगर बात करें तो DCT जो है वो एडजेसेंट टू PCT है, राइट। यहाँ पे आप देख रहे हैं PCT आपका फिर DCT के साथ है। और DCT का इंपॉर्टेंट रोल रहता है इन द सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन, पोटेशियम और अमोनियम आयंस। उनकी जो सिक्रीशन होती है यहां पे होती है। एंड रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द बाइकार्बोनेट आयन। ओके, तो यहां पे सिक्रीशन किसकी हो रही है, हाइड्रोजन, पोटेशियम और अमोनियम जो आयन है वो उनकी हो रही है, और रीअब्जॉर्प्शन हो रही है बाइकार्बोनेट आयन की। और साथ ही साथ नेक्स्ट जो इसमें रहता है कि सोडियम ions and the water are reabsorbed in the DCT. बट इसमें reabsorption करने के लिए स्पेसिफिकली फॉर सोडियम और वाटर आपको सेलुलर एनर्जी की जरूरत पड़ती है इन द प्रेजेंस ऑफ हॉर्मोन्स। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो जाता है यहाँ पे। इसलिए DCT का जो रोल है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है pH प्लस सोडियम पोटेशियम का लेवल जो है ब्लड में बैलेंस करने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है ये आपका किडनी का। अगर आपको जो है नेफ्रॉन को अच्छी तरह से समझना है तो DCT को जो है उसका जो है सेलुलर और मॉलिक्यूलर लेवल पे फंक्शन समझना बहुत ज़रूरी है, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। अब आते हैं कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के ऊपर। साथ ही साथ आपको दूसरा स्ट्रक्चर भी दिख रहा होगा यहाँ पे, ये वाला। ये मेरे जो हैं ये जो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स में डिज़ाइन करता हूँ, तो आप देख सकते हैं ये इंडिविजुअल कंपोनेंट इस तरह से एक एक जो है डिज़ाइन करने होते हैं। और अगर आपने मेरे वीडियो देखे हैं तो आपको पता होगा कि मैं किस तरह से एक एक स्ट्रक्चर जो है वो स्क्रैच से बनाता हूं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये सारा मूवेबल है, तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर बना है। बहरहाल तो वापस जाता है अपनी स्लाइड के ऊपर, और यहाँ पे आपको दिखा रहा था मैं कलेक्टिंग ट्यूब्यूल को, और ये आपका कलेक्टिंग ट्यूब्यूल है। आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे जो हैं दूसरी डक्ट्स भी दिख रही होंगी आपको। अब कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के फंक्शन पे आते हैं। इसका जो काम रहता है ना, इसका काम रहता है कलेक्शन ऑफ द you can say fluid from the DCT। जो DCT से जो भी आ रहा है वो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में आता है, राइट। और ये बिल्कुल स्ट्रेट डक्ट है, लॉन्ग स्ट्रेट डक्ट है। और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है, यहाँ पे होता है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द वाटर फ्रॉम यूरिन। तो पानी जो है हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन हो रही है वाटर की, और 3/4 of the water of the urine is again reabsorbed। इसीलिए जो हाईली कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन जो है वो जो है एक्सक्रीट आउट होगा इसके बाद, राइट। तो हर एक पार्ट का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है, हर एक रीजन का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है। देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात समझने वाली हो जाती है। यहाँ पे ये लग रहा होगा कि एक ट्यूब ही रन हो रही है, लेकिन इस ट्यूब के अलग अलग पार्ट्स हैं और उन पार्ट्स के अलग अलग फंक्शन हैं। तो ये समझना यहाँ पे बहुत जरूरी है।
तो देखिए, इस वीडियो में हमने नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को कवर किया, उसके पार्ट्स के बारे में डिस्कस किया और साथ ही साथ उसके जो है फंक्शंस भी हमने समझने की कोशिश की। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इसी उम्मीद के साथ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप पहली बार चैनल में आए हैं और अगर आपने वीडियो को पसंद किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। साथ ही साथ मैं ये आपको बता दूंगी जो वीडियोस मेरे रहते हैं इनमें मैं इस तरह से कवर करने की कोशिश करता हूं कि आपको जो है एक बढ़िया सी इंट्रोडक्शन मिल पाए। आपका जो सब्जेक्ट है, ये पर्टिकुलर टॉपिक है, इसको पढ़ने का जो आपका इंटरेस्ट है वो बढ़े, ताकि इसके बाद इमीडिएटली जब आप बुक से पढ़ेंगे या और जो रिसोर्सेज आपके पास हैं उनसे आर्टिकल्स से इसके ऊपर होते हैं वो पढ़ेंगे, तो आपको जो है ये समझना काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाए। तो इसी उम्मीद के साथ दोस्तों अभी वीडियो को जो है यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, अगर आपके कोई सजेशंस हैं वो भी आप दे सकते हैं, और अगर आपको जो है किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर जो है वीडियो देखना है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा वो पर्टिकुलर वीडियो आपके लिए लेके आ सकूँ। तो दोस्तों मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलूँगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।